मैं डॉक्टर अलका अग्रवाल आज आपको अपने कहानी संग्रह सीमित आकाश से एक कहानी सुना रही हूँ। एप्पल जूस। प्रीति सास के कमरे में आई तो देखा कि सास एप्पल जूस पी रही हैं। उसे देखकर आश्चर्य हुआ क्योंकि उसने तो अभी उन्हें एप्पल जूस दिया ही नहीं था। वह तो अपने पति सौरभ को देकर आई थी एप्पल जूस। ज़रूर सौरभ ने ही अपना गिलास मम्मी जी को दे दिया होगा। यह सोचते ही उसे सौरभ पर गुस्सा आने लगा। सौरभ को मुझ पर विश्वास ही नहीं है कि मैं उनकी माँ का ठीक से ध्यान रखती हूँ। क्रोध से उफनती हुई वह सौरभ के कमरे में पहुंची। सौरभ ऑफिस से आने के बाद आराम से पलंग पर बैठकर टीवी देख रहा था। प्रीति ने सौरभ के हाथ से रिमोट छीनकर फेंक दिया और बोली, तुमने एप्पल जूस मम्मी जी को दिया है? मैं पहले ही उन्हें दे चुकी थी। तुम्हें तो मेरे ऊपर ज़रा भी भरोसा नहीं है। सौरभ ने मौके की नज़ाकत देखते हुए बात को रफा दफा करते हुए कहा, मेरे लिए एक गिलास और ले आओ और हाँ, तुम अपने लिए भी ले आओ, दोनों साथ बैठकर पिएंगे। लेकिन प्रीति के क्रोध के उफान को सौरभ के शीतल छींटे भी शांत न कर सके। घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होने पर भी सास का यहाँ रहना प्रीति को सुहाता नहीं था। जब सास यहाँ रहने लगी तो मजबूरी में प्रीति को उनका ध्यान रखना पड़ रहा था, क्योंकि सौरभ माँ की उपेक्षा सहन नहीं कर सकता था। दरअसल वह उन स्त्रियों में से है जो परिवार के दायरे में केवल पति और बच्चों को ही शामिल करती हैं। उसकी सास सीधी सादी, कम पढ़ी लिखी, मध्यम वर्गीय महिला है, जबकि प्रीति उच्च वर्गीय धनी परिवार से संबंध रखती है। उनकी वेशभूषा, भाषा, जीवन शैली सब में उसे गंवारपन दिखाई देता है और उसने सास के पास बैठकर कभी आत्मीयता से बात नहीं की है। उधर सौरभ के मन में माँ के प्रति बहुत गहरा प्यार है और सम्मान भी। माँ की तपस्या के कारण ही वह इतना बड़ा अधिकारी बन सका है। प्रीति के मनोभाव उससे छिपे हुए नहीं हैं, इसलिए वह माँ के सभी काम स्वयं ही करता है और प्रीति से कभी नहीं कहता। प्रीति ने रौद्र रूप में सास के कमरे में प्रवेश किया और सास पर प्रश्नों की बौछार कर दी। आखिर आप चाहती क्या हैं? मुझे ये समझ में नहीं आता। सौरभ को आप यही बताना चाहती हैं ना कि मैं आपका बिल्कुल ध्यान नहीं रखती। जब मैंने आपको पहले ही गिलास भर के एप्पल जूस दे दिया था, तब आपने सौरभ से एप्पल जूस क्यों लिया? प्रीति की सास को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर बहू इतनी नाराज़ क्यों है। ऐसा क्या अपराध हो गया है उनसे? वे विस्फारित नेत्रों से प्रीति को देख रही थी। जवाब दीजिए, मैं आपसे पूछ रही हूँ। प्रीति का स्वर आदेशात्मक और बहुत ऊंचा हो गया था। सौरभ ने मुझे गिलास ये कहते हुए दिया कि मेरा मन नहीं है मम्मी, ये आप पी लो, और मैंने बिना अधिक सोचे सहज भाव से पी लिया। प्रीति को अपनी सास की सीधी सरल बात भी झूठ लग रही थी। वह तो इस समय जेठ की दोपहरी के सूरज से उग्र होकर वार पर वार करती जा रही थी। जब से आप आई हैं, एक दिन भी हम चैन से नहीं रहे हैं। आपके कारण हमेशा हम दोनों में कहासुनी होती रहती है। आखिर कैसी माँ हैं आप? लेकिन मैंने तो जानबूझकर कभी कुछ नहीं किया। मैं तो तुम लोगों के मामले में कभी दखल भी नहीं देती। अपने आप को अपराधिनी सी समझने लगी थी वे। प्रीति राई का पहाड़ बनाती जा रही थी। इतनी भोली भी नहीं है आप। अपने तरकश से एक और तीर चलाते हुए प्रीति ने कहा, आप सौरभ को यही तो दिखाना चाहती हैं कि मैं एक लापरवाह बहू हूँ। अब आपको जब एप्पल जूस दे ही दिया गया, तब सौरभ से यह बात कह नहीं सकती थी? पर सौरभ से मेरी प्रशंसा आखिर कैसे कर देती? अरे माँ तो अपने हिस्से की चीज़ भी बच्चे को दे देती है, और एक आप हैं जो अपने बेटे के हिस्से को भी छीन लेती हैं। प्रीति की क्रोधाग्नि की आंच सौरभ के कमरे तक भी जा पहुंची। वह उठकर घटनास्थल पर पहुंचा। प्रीति अपनी सास से कह रही थी, आपको सौरभ से इस बात के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। इसी समय सौरभ ने पदार्पण किया। उससे प्रीति का यह कहना सहन नहीं हुआ। उसकी माँ से प्रीति माफ़ी मांगने के लिए कह रही थी और अकारण ही माँ को कटघरे में खड़ा किया जा रहा था। क्यों तिल का ताड़ बना रही हो प्रीति? मैंने सब सुन लिया है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की? सौरभ ने माँ के कंधे को आत्मीयता से स्पर्श किया, जैसे कह रहा हो, माँ तुम्हारी बहू पागल है, तुम निश्चिंत रहो, मैं तुम्हारे ही साथ हूँ। सौरभ ने देखा, अपनापन पाते ही माँ की आंखों में आंसू छलक आए। सौरभ ने माँ को बिस्तर पर लिटाया। इस समय माँ के कमरे में बैठकर माँ से बात करना प्रीति को नागवार गुजरता, इसलिए सौरभ ने ना चाहते हुए भी माँ को अकेला छोड़ दिया। प्रीति से सौरभ की डांट सहन नहीं हुई और वह अपने कमरे में जाकर फूट फूट कर रोने लगी।
माँ को प्रीति का रुदन स्वर सुनाई दे रहा था। उसे लगा वह कबाब में हड्डी बन गई है। अपने बच्चों के जीवन में वह फांस बनकर नहीं रहना चाहती थी। उन्हें पछतावा हो रहा था कि सौरभ के कहने पर वह गांव से आखिर यहाँ आई ही क्यों। वह जो अपने बेटे के सुखी जीवन के अतिरिक्त ईश्वर से सपने में भी कुछ नहीं मांगती थी, उसके कारण बेटे के सुखी जीवन में ग्रहण लग गया था। बेटे की सुख शांति के लिए अपने मन पर पत्थर रखकर कठोर निर्णय ले चुकी थी वे। उन्होंने भावुकता और मोह ममता को छोड़कर बेटे को आवाज़ देकर कहा, कल मैं गांव जाऊंगी बेटा, मेरे जाने के लिए रेल का टिकट मंगा देना।